बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 कंटिन्यू है। यूनिट 7 का जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है उसका एक सब ऑब्जेक्टिव हमसे रह गया था, जो कि हमने अभी स्टार्ट किया है। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 इसका लास्ट पार्ट है, इसके साथ ये ऑब्जेक्टिव भी कम्प्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सोमेटाइजेशन की कंसेप्ट पढ़ा दी थी। मैंने सोमेटाइजेशन के डिफरेंट काजेज़ आप लोगों को बता दिए थे, इसकी जो नेचर होती है वो मैंने आप लोगों को समझा दी थी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी की जाती है तो वो किस बेस पे की जाती हैं। तो इसके अंदर इसके दो टाइप होते हैं, मेन 2 टाइप्स होते हैं। एक्यूट सोमेटाइजेशन भी हो सकती है और क्रोनिक सोमेटाइजेशन भी हो सकती है। अब एक्यूट सोमेटाइजेशन कब होती है, किसको हम कहते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि अगर टेम्पररीली एक ख़ास मुद्दत के लिए, एक कम टाइम के लिए अगर एक सडनली स्ट्रेस के साथ किसी बंदे का कांटेक्ट हो जाता है तो उस टाइम उसके जो नॉर्मल वे में जो उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, और इनकी इनइफेक्टिव होने की वजह से उनके जो स्ट्रेस हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे एक्सप्रेस होती हैं। वो प्योरली इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल वे में एक्सप्रेस नहीं हो पाती और फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे एक्सप्रेस होती हैं। तो इस काइंड के सोमेटाइजेशन को हम एक्यूट सोमेटाइजेशन कहते हैं, जो कि टेम्पोररी होती है या ख़ुद से ठीक हो जाती हैं। और दूसरा क्रोनिक सोमेटाइजेशन होता है। क्रोनिक सोमेटाइजेशन ज़्यादा वक्त के लिए होता है, ये टेम्पोररी नहीं होता और इसके लिए सही तरीके से मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट मेजर कैटेगरी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स भी इसके 7 जो है वो कैटेगरीज़ है। आगे के को 7 जो है वो डिफरेंट सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मेलेंजरिंग और फेटिशियस डिसऑर्डर जो है वो भी क्रोनिक सोमेटाइजेशन के अंडर कैटेगरी में आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें कि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो इसके मुताबिक डिफिनीशन जो दी गई है एक्यूट सोमेटाइजेशन की, तो वो क्या है? लिखा है, रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिएंट स्ट्रेस दैट टेम्पररी ओवरवेलम यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म। ये क्या होता है? ट्रांजिएंट स्ट्रेस की वजह से होती है। ट्रांजिएंट स्ट्रेस मीन्स कि जो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, जो फिर खुद से चली जाती हैं। इस किस्म की एक शॉर्ट टर्म के लिए एक सडन स्ट्रेस जो होती हैं उसके रिजल्ट में एक्यूट सोमेटाइजेशन होती हैं, क्योंकि ये टेम्पोररीली जो कि कोपिंग मैकेनिज़्म होती हैं तो वो टेम्पोररी तौर पे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं। ओवरवेल्म का यहाँ पे मतलब है कि इनइफेक्टिव हो जाती हैं, और उनके इनइफेक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि इंसान अपनी जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है उस स्ट्रेस की वजह से जो उसकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो उसको उस वे पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसको एकदम से सोमेटिक सिम्टम्स के तौर पे एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन टेम्पररी होती हैं, विदाउट मैनेजमेंट ठीक हो जाती हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोमेटाइजेशन होती है ये, और यूजुअली नो हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर सीकिंग। इसमें कोई हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर की कोई हिस्ट्री नहीं होती, कोई प्रीवियस इस तरह ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन उसके पास नहीं होते। एंड फेयरली रेडिली एक्सेप्ट स्ट्रेस एज ए काज ऑफ दियर सिम्टम, और वो उसी टाइम पे फेयरली उसी वक्त जो है मान लेते हैं कि स्ट्रेस जो है उसकी वजह से उनको ये सिम्टम्स हुए हैं। लेकिन क्रोनिक में इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। वो लोग फिर मानने को तैयार नहीं होते कि उनके जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उनके पीछे कोई साइकोलॉजिकल काज है, उसको वो नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो एक्यूट सोमेटाइजेशन जिनको होती हैं तो वो मान लेते हैं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, स्ट्रेस की वजह से ये फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, बस स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोनिक सोमेटाइजेशन occurs in context of a specific psychiatric disorder such as depression, anxiety, personality disorder। ये तब लोगों को होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है उसको क्रोनिक सोमेटाइजेशन हो सकती है डिप्रेशन की वजह से। किसी को अगर एनजाइटी है, किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इन सब की वजह से ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती हैं जो कि सोमेटाइजेशन को लीड करती हैं, सोमेटाइजेशन काज करती हैं। तो जिन लोगों को डिप्रेशन होगा लॉन्ग टर्म के लिए, एनजाइटी डिसऑर्डर्स होंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगे, तो उनको क्रोनिक सोमेटाइजेशन भी हो सकती हैं, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती हैं। इसके आगे दूसरे इसके कैटेगरीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए कि क्रोनिक सोमेटाइजेशन के अंदर 2 मेजर कैटेगरीज़ आते हैं। एक तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं और एक मेलेंजरिंग और फेटिशियस डिसऑर्डर हैं। अब सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होती हैं? तो लिखा है, साइकियाट्रिक इलनेस फॉर विच सोमेटाइजेशन इज सोल मैनिफेस्टेशन।
सोमेटोफॉर्म ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे साइकियाट्रिक इलनेसेस होती हैं कि जिसमें उसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो सोमेटाइजेशन होती है। सोमेटाइजेशन मींस के फिजिकल सिम्टम्स के तौर पे वो लोग उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। होती साइकियाट्रिक इलनेस है लेकिन फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं, इसमें सोमेटाइजेशन होती है। प्रेजेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स दे सजेस्ट ए जनरल मेडिकल कंडीशन। उन लोगों में फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होती हैं जिनको देख के आपको ये लगता है कि उनमें कोई उनको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, कोई मेडिकल कंडीशन होगी, एंड आर नॉट फुली एक्सप्लेन्ड बाय ए जनरल मेडिकल कंडीशन। लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कोई भी जनरल मेडिकल कंडीशन उनको फुली एक्सप्लेन नहीं करती, वो किसी मेडिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। बाय द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस आर बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, या कोई दूसरा कोई सब्सटेंस एब्यूज़ के डायरेक्ट इफ़ेक्ट भी वो नहीं होते और कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर के भी ऐसे इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इसीलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है और इनको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जिनके अंदर सोमेटाइजेशन होती है। सोमेटाइजेशन मीन्स के जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं, तो इस प्रोसेस को हम सोमेटाइजेशन कहते हैं। Symptoms directly cause clinically significant distress. Symptoms are involuntary. Symptoms की वजह से क्या होता है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होती हैं। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि वो सिम्टम्स इतने ज़्यादा उनको फील होते हैं कि वो हॉस्पिटल्स तक पहुंच जाते हैं, वो दिखाने, वो काज मांगते हैं, उनको लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हमें है। और इनके ये जो सिम्टम्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये ख़ुद से नहीं कर रहे होते हैं, ये तो इनके बारे में अनकॉन्शियस होते हैं, इन्हें इस चीज़ का नहीं पता होता कि इन सिम्टम्स के पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कैटेगरीज़ की बात आ गई। 7 कैटेगरीज ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की 7 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट वन है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के बाद अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर है, फिर पेन डिसऑर्डर है, फिर हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, फिर बॉडी डिसमार्फिक डिसऑर्डर है, और फिर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड है। अब यहाँ पे जो अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, इसको अनडिफरेंशिएटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भी जैसे सोमेटाइजेशन के अंदर सिम्टम्स आते हैं, इसमें भी वैसे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उनकी जो थ्रेशोल्ड होती हैं वो लो होती हैं। लो थ्रेशोल्ड होने की वजह से वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते जिस क्राइटेरिया में सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो फर्स्ट वन है इसके जो सिम्टम्स आते हैं, तो इसीलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहा गया है। और जो लास्ट वन है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक, तो उसमें उस कंडीशन के अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि इनमें से किसी दूसरे कैटेगरी के अंदर फिट नहीं होती, तो इसी वजह से उनको रखा गया है एक अलग कैटेगरी के अंदर, और इस कैटेगरी को नेम दिया गया है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के अंदर जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। ये जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, इसको हम ब्रिक्विट सिंड्रोम भी कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। BRIQUETS, ब्रिक्विट सिंड्रोम। MCQs में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसकी जो ऑनसेट होती हैं ज़्यादातर 30 एज से पहले पहले इसकी ऑनसेट हो जाती हैं। ये सबसे कॉमन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है। मे बी MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती है कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में से सबसे कॉमन कौन सा है, तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। इसमें जो क्लाइंट होता है वो ज़्यादातर फिजिशियन के पास इसलिए चला जाता है कि वो एक डायग्नोसिस मांगता है, वो कहता है कि मेरी कोई डायग्नोसिस करा दी जाए ताकि ये जो मेरे फिज़िकल सिम्टम्स हैं तो इनके लिए कोई मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो इनको सपोर्ट करे। उनको ये लगता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे इतने सारे सिम्टम्स जो है वो फील हो रहे हैं, तो इसीलिए वो इन सिम्टम्स की वजह से वो चले जाते हैं, फिजिशियन को सीक कर लेते हैं। सिम्टम्स इनमें क्या होती हैं, अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो इस डिसऑर्डर के अंदर जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है इसके अंदर मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स होते हैं इन लोगों के। इसके कोई भी मेडिकल फाइंडिंग जो है वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इस किस्म के सोमेटिक कंप्लेंट्स होते हैं। वो सोमेटिक कंप्लेंट्स में भी पेन हो सकती हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट लोकेशन में, जैसे कि हेडेक हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती हैं, बैक पेन, ज़्यादातर बैक पेन की शिकायत ज़्यादा होती है। इसके अलावा गेस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर ख़ास करके जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर ये फर्स्ट वन कॉमन वाला जो है, इसमें ज़्यादातर
दो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स ज़रूर होते हैं। नौजिया होती है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, इसके अलावा डायरिया भी हो सकती है। वोमिटिंग और डायरिया इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो ब्लोटिंग होती हैं और नौजिया होती हैं तो ये ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। और इसके अलावा सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी इनके कंप्लेन हो सकते हैं। जैसा कि वुमेन में देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का वो कंप्लेन कर सकते हैं, और जो मेल्स होते हैं तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा एटलीस्ट वन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी वो कंप्लेन करते हैं, जिसमें या तो वो कहते हैं कि सेंसेशन जो है वो लिम्ब के अंदर सेंसेशन नहीं हो रही है, या लिम्ब की वीकनेस फील हो रही है, या विजुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं तो इन पे उन लोगों का कंट्रोल नहीं होता, वो लोग इनको रियल समझते हैं। जिनको ये सिम्टम्स होते हैं तो वो उनको रियल समझते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये लोग जिनको सोमेटाइजेशन होती हैं तो ये एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हो जाते हैं इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके ऊपर। जो इनको केयर प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ प्रोफेशनल, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इनकी जो अटेंशन डिमांड है वो ज़्यादा होती जाती हैं। और जब कभी इनको इस तरह फील होता है कि मेरे नीड्स जो है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होता है। और इस तरह दूसरों को मैनिपुलेट करते करते इनकी ये जो डिमांड ऑफ अटेंशन है ये इतनी बढ़ जाती है कि कुछ इंस्टांसेस पे आके ये ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, और कभी कभार सुसाइड अटैम्प्ट भी कर लेते हैं या फिर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यही कहलाता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। देखिए आप लोगों के स्लाइड्स में भी ये बातें लिखी हैं कि पोली सिम्टमेटिक डिसऑर्डर, जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है पोली सिम्टमेटिक है, और सारे सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स पॉसिबल हैं। देखिए लिखा है कम्बिनेशन ऑफ पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, सेक्सुअल, सोडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। सोडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ट्रू न्यूरोलॉजिकल नहीं होता, यानी वो जो सिम्टम्स बताते हैं तो उसके लिए कोई ट्रू न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं होता, इसीलिए इसको सोडो न्यूरोलॉजिकल या फिर फॉल्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कहा जाता है। बिगिनस बिफोर एज 30, एज 30 से पहले पहले स्टार्ट हो जाती हैं और ये क्रॉनिक पैटर्न होती हैं, तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर कहलाती है। डिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो जैसे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर होती है वैसी ही होती है, लेकिन इनकी थ्रेशोल्ड लो होती हैं, ये पूरा नहीं उतरते। जिस तरह सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं जितने होते हैं, और उनकी वजह से हम उनको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का नाम दे के एक फ़िक्स उनके लिए कैटेगरी रखी है, इस तरह ये थ्रेशोल्ड को नहीं पूरा कर पाती, चंद उनमें से होती हैं और कुछ अलग सी कंडीशंस होती हैं, तो इस वजह से इनको अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। इनके अनएक्सप्लेन फिजिकल कंप्लेंट्स होते हैं, ये खुद अपने फिजिकल कंप्लेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अनएक्सप्लेनेबल इनके फिजिकल कंप्लेंट्स होते हैं, और 6 मंथ तक वो कंटिन्यू रहती हैं, और बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो है इसके थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं होती, इस वजह से ये उस कैटेगरी के अंदर नहीं आई है, यानी क्राइटेरिया पूरा नहीं होती, उस पर पूरा नहीं उतरती, तो उस कैटेगरी के अंदर इनको नहीं रखा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर की। तो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है उसके बारे में लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर, psychosomatic symptoms affecting voluntary motor or sensory function that suggest a neurological or other general medical condition। के साइकोसोमेटिक सिम्टम्स इनको होते हैं। साइकोसोमेटिक सिम्टम्स कहते हैं ऐसे सिम्टम्स को कि जिनका कोई साइकोलॉजिकल कोई रीज़न उनका होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से जो फिज़िकल सिम्टम्स सामने आती हैं तो इनको साइकोसोमेटिक सिम्टम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के अंदर साइकोसोमेटिक सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं, और इनकी वजह से जो मोटर और सेंसरी फंक्शन है वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं, और हमें देख के ये लगता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल या कोई जनरल मेडिकल कंडीशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होते हैं वो फिर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, उन सिम्टम्स को सपोर्ट नहीं करती। तो ये जो लोग होते हैं जिनको कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है तो इनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनमें जो कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ज़्यादातर शो कर रहे होते हैं, लेकिन जब डायग्नोसिस करते हैं तो कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नहीं होती। कोई स्ट्रेस होता है, कोई ट्रॉमा होता है जो कि
एकदम से उनको याद आता है या उनके साथ हो जाता है कोई स्ट्रेस, कोई ट्रॉमा, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनकी जो वॉलेंट्री मोटर और सेंसरी फंक्शनिंग है उसके साथ वो उसको इन्वॉल्व कर देते हैं। इनको हम कहते हैं सोडो न्यूरोलॉजिकल और फाल्स न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, कि वो ऐसे सिम्टम्स उनको आते हैं जो कि असल में सोडो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, वो कोई सही किस्म के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते, फाल्स न्यूरोलॉजिकल होते हैं, इसलिए हम इनको सोडो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। तो क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर मेनली ये बंदा जो है ये एक सोडो न्यूरोलॉजिकल एक सिम्टम पेश करेगा, ये कहेगा कि मेरा एक एक आर्म जो है वो उसकी पैरालिसिस हो गई है, वो हिल नहीं रहा, उसने काम छोड़ दिया है, यानी डोमिनेंट आर्म का बताएगा कि इसकी पैरालिसिस हो चुकी है। और जब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और वहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस वगैरह है उनको चेक किया जाएगा तो वो सारे ठीक होंगे, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगी, लेकिन ये बंदा कह रहा होगा कि ये हरकत नहीं करती, इसकी जो फंक्शन है उसकी लॉस हो चुकी है, यानी कोई सेंसरी या न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ये शो करते हैं, लेकिन फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते। अब ये नहीं है कि ये बंदा झूठ बोल रहा होता है, इसको वो फील होती है, लेकिन असल में वो इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं होती, उनकी कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती हैं, वो इस किस्म से शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पे इनके जो मोटर सिम्टम्स है तो उनमें बी इनके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनकी बैलेंस इम्पेयर्ड हो सकती हैं, इनके किसी लिम्ब की पैरालिसिस हो सकती है, ये पैरालिसिस का कहेंगे कि इस लिम्ब की पैरालिसिस हो चुकी हैं, या तो ये फिर बोल ही नहीं पाते, इनकी जो स्पीकिंग की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ये स्वालो करने नहीं कर पाते, स्वालोइंग में इनको डिफ़िकल्टी होती है, यूरिनरी रिटेंशन होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे सेंसरी डिफिसिट जो है वो कहते हैं कि सेंसरी डिफिसिट हो चुकी है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन जो है वो हो चुका है, लॉस ऑफ विजुअल सेंसेशन है, लॉस ऑफ हियरिंग सेंसेशन है, हेलुसिनेशंस हो रही है, माल फंक्शनिंग हो रही है बॉडी पार्ट्स की, तो ये सारे चीज़ें जो है ये बताते हैं। ज़्यादातर कभी कभार ज़्यादातर जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते भी इसीलिए है क्योंकि इसमें ओकेजनली सीजर्स या कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो पैथोलॉजिकल सीजर जो होती हैं, पैथोलॉजिकल जो कन्वर्जन्स होते हैं उनकी तरह नहीं होती। ये बंदा जो है इस तरह फील होता है कि इस बंदे को पहले से किसी ने सीज़र के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है और वो इस किस्म का सीज़र शो कर रहा है, इस किस्म के वो सीज़र्स होते हैं। पैथोलॉजिकल सीज़र्स की तरह वो सीज़र जो है वो नहीं होते, वो झटके पैथोलॉजिकल झटकों की तरह नहीं होते। अब कभी कभार इस तरह भी होता है कि ये कहते हैं किसी लिम्ब का बता के कि इसकी पैरालिसिस हो चुकी है, ये डिसफंक्शनल हो चुका है, लेकिन फिर इनका ध्यान थोड़ा बहुत जब उससे हट जाता है तो वो उसको हरकत में भी लाते हैं, वो हरकत भी करता है, लेकिन जब ये उस चीज़ पे अपना फोकस कर लेते हैं तो फिर वो हरकत नहीं करता और ये कहते हैं कि ये इस फंक्शन जो है वो इसकी लॉस हो चुकी है, इस तरह इनकी परसेप्शन होती हैं, तो ये कहलाती हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। हाइपोकॉन्ड्रियस। अच्छा स्टूडेंट्स, हाइपोकॉन्ड्रियस जो है ये भी एक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की एक कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेसिव फियर होता है। एक इंसान जो है वो प्री ऑक्युपाइड होता है, उसको एक्सेसिव फियर होती है कि उसको कोई सीरियस इलनेस है, और ये उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होती है। उसके जो सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं तो उनको देख के उसको ये लगता है कि मुझ में कोई सीरियस इलनेस है, और जो है वो सीरियस इलनेस कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए वो डिफरेंट मेडिकल टेस्टिंग करता है, डिफरेंट जो है हॉस्पिटल्स में वो जाता है, लेकिन वहाँ पे जब उसको मेडिकल रिपोर्ट मिल भी जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल, तो उसके बावजूद भी उनको उस चीज़ पे यकीन नहीं होता, और उनको ये बात जो है बार बार उनको ये डर लगा रहता है कि मुझे कोई सीरियस मेंटल कंडीशन है। अब क्या होता है कि ये इंसान, इसको कोई ना तो कोई इसको डिल्यूजन हो रही होती है, ना तो कोई और प्रॉब्लम इसके साथ होती हैं। इसको ये एक्नॉलेज भी कर लेता है कि ये मे भी इस तरह हो सकता है कि डिज़ीज़ ना हो, लेकिन फिर भी उसको ये डर लगी रहती है, ये डर उसके जहन से नहीं जाती कि मुझ में कोई ना कोई जो है वो बीमारी है, और इस वजह से, इस डर की वजह से, इस डिस्ट्रेस की वजह से इसको क्या होता है कि ये अपना जो सोशल इसकी नेटवर्किंग है और वर्क रिलेटेड फंक्शनिंग है तो उसमें इसको बहुत डिफ़िकल्टी पेश आती है, और 6 मंथ तक ये कंटिन्यू रहती हैं, तो फिर हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं कि ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। अगर 6 मंथ से कम है तो हाइपोकॉन्ड्रियास हम इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते। इसके अंदर
इसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। अब ये डर लगा रहता है तो ये लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डॉक्टर्स जो है वो तलाश करते हैं, और इसके अंदर एक लफ्ज़ यूज़ होती है फिजिशियन शॉपिंग, यानी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, डिफरेंट सेटअप्स के अंदर जाते हैं और कोई ऐसा डॉक्टर तलाश करने की कोशिश करते हैं जो कि साबित करे कि इनको कोई इलनेस है, लेकिन वो साबित नहीं होती तो उस पर ये नाराज़ होते हैं। अगर कोई इनसे कहे कि आपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है तो उस बात को ये पसंद नहीं करते, उस चीज़ पे ये नाराज़ हो जाते हैं, उस चीज़ को ये रिजेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से हाइपोकॉन्ड्रियाज जो कि एक सोमैटिक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से इनके जो सोशल और फैमिली रिलेशनशिप होते हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनका पूरा ध्यान जो होता है वो उस डर पे होता है कि मुझे कोई बीमारी है। अपनी इनकी जो फ़िज़िकल वेल बीइंग है उस पे सारा फोकस होता है, तो फैमिली को ना तो टाइम दे सकते हैं, ना ही ये सोशली सही तरीके से फंक्शनेबल होते हैं। तो इसको कहा जाता है हाइपोकॉन्ड्रियाज। देखिए लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में कि प्री ऑक्यूपेशन विद फियर ऑफ हैविंग आर द आइडिया दैट वन हैज़ ए सीरियस डिजीज़ बेस्ड ऑन द पर्सन मिस परसेप्शन ऑफ बॉडीली सिम्टम्स। अपने बॉडीली सिम्टम्स को मिस परसीव करके इन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डर होती है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशन हो जाती है। प्री ऑक्यूपेशन तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं एक चीज़ से रिलेटेड आपको जब बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर होती है, इंटेंस आपका जो पूरा फोकस अगर उस चीज़ पे लगा रहता है तो उसको हम प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो होती हैं इसमें ये लोग प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने जो अपीयरेंस है उससे रिलेटेड। देखिए आप लोगों के स्लाइड्स में भी लिखा है कि प्री ऑक्यूपेशन विद एन इमेजिन डिफेक्ट इन अपीयरेंस। इनको इमेजिनेशन होती है कि मेरे अपीयरेंस में कोई डिफेक्ट है, और वो बार बार उनको वो बात जो है याद आती हैं, यानी इनको लगता है कि कोई कोई ना कोई मेरे अपीयरेंस के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनको ये एक्सपीरियंस होती है कि इनकी जो फेज़ है या फिर इनकी जो ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट एरियाज़ होते हैं बॉडी के जो अट्रैक्टिव एरियाज़ होते हैं तो उनके साथ इनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। कहते हैं कि मेरे जो फेस लाइन है वहाँ पे प्रॉब्लम है, कहते हैं कि मुझे जो है वो व्रिंकल्स आ चुके हैं, स्कार्स आ चुके हैं, या कोई छोटा सा स्कार अगर आ जाता है तो उस स्कार को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। छोटा सा पिंपल निकल आता है तो उस पिंपल को लेके कि उसको इस तरह तस्वुर करते हैं कि ये बिल्कुल तबाहकुन है, एक जो है मामला पूरा जो है तबाह हो गया है, अब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, इस तरह समझते हैं उसको। कभी कभार तो इस तरह करते हैं कि जितने भी मिरर्स वगैरह हैं तो उनको छुपा के रख देते हैं, मिरर्स के सामने नहीं जाते, उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, क्लोथ को चेंज करते रहते हैं अपने। इनको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी अपीयरेंस जो है वो ठीक कर सकूं, और इस प्री ऑक्यूपेशन पे इनका बिल्कुल भी कंट्रोल, ये चाह के भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाती हैं और फंक्शनल इम्पेयरमेंट इसकी हो जाती है। तो इस किस्म की ये जो डिसऑर्डर है ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहलाती हैं, यानी जो शेप है बॉडी की अपीयरेंस है उसके साथ कोई प्रॉब्लम इनको लगती है कि कोई प्रॉब्लम है, और उस पर ये बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये पेन डिसऑर्डर जो है इसमें इनको ये सिम्टम्स होती हैं बॉडी के किसी एरिया पे। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि जॉइंट पेन है, या कहते हैं कि बैक पेन है, या मिग्रेन हेडेक की तरह इनको हेडेक होती है बहुत ज़्यादा, डिफरेंट एरियाज़ पे क्रैम्पिंग होती है, पेल्विक पेन होती है, और ये हमेशा एनाल्जेसिक्स लेते रहते हैं, हाई डोज भी लेते हैं एनाल्जेसिक्स की, लेकिन उससे भी वो ठीक नहीं होती। तो इसमें जब इनके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है, सच में इनको कोई प्रॉब्लम होती है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम के, जिसकी वजह से इनको पेन होती है, लेकिन साथ में साइकोलॉजिकल इशू जो है वो ज़्यादा होती हैं, कोई ना कोई अंडरलाइनिंग साइकोलॉजिकल इशू या फिर इनको इमोशनल डिस्टर्बेंस होती हैं जो कि इस चीज़ को, इस पेन की जो परसेप्शन है इसको मज़ीद बढ़ाती हैं और इसको मेंटेन रखती हैं। और जब ये पेन किलर ले भी लेते हैं तो फिर भी इनको ये महसूस नहीं होता कि ये पेन ठीक हो चुकी है, इनको हमेशा ये लगता है कि ये पेन कंटिन्यू है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये सोशली आइसोलेटेड होते हैं, इनकी जो नॉर्मल लाइफ के अंदर जो इनके फंक्शंस होते हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं। देखिए लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर कि पेन प्रीडोमिनेंट फोकस ऑन क्लिनिकल अटेंशन। इनको बहुत ज़्यादा पेन होती हैं और क्लिनिकल अटेंशन चाहते हैं कि इस पेन की रीज़न जो है वो मालूम की जाए,
Psychological factors are judged to have an important role in its onset, severity, exacerbation और maintenance. अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं तो उनको देखा जाता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है कि उनकी वजह से इसकी ऑनसेट भी हो जाती हैं, ये सीवियर भी होती हैं और इसकी एक्सरबेशन होती है, वो मज़ीद बढ़ जाती है साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से. कोई एक पेन इसको होता है, सच में कोई मसला होता है फिजियोलॉजिकली, लेकिन वो फिर मज़ीद बढ़ जाता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से और मेंटेन रहता है और इनको ये फील नहीं होता कि ये पेन ठीक भी हो चुकी है. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है फैक्टिशियस डिसऑर्डर. फैक्टिशियस डिसऑर्डर क्या है? फैक्टिशियस डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो एक तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है और एक मेलेंजरिंग डिसऑर्डर होता है. वो भी क्रोनिक सोमेटाइजेशन के कैटेगरी में रखी हुई है. सॉरी स्टूडेंट्स, क्रोनिक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के कैटेगरी में रखी हुई है, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस होते हैं. जो दूसरे टाइप्स हमने पढ़ लिए सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि वो उस चीज़ से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनको ये जो फ़िज़िकल सिम्टम्स महसूस हो रहे होते हैं वो फ़िज़िकल सिम्टम्स उनके साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हैं, उस चीज़ से वो बेखबर होते हैं. तो यहाँ पे फैक्टिशियस डिसऑर्डर के अंदर ऐसा होता है कि उनको मे भी फ़िज़िकल सिम्टम हो भी सकते हैं और मे भी उनको फ़िज़िकल सिम्टम्स कोई ना हो, वो ख़ुद से भी फ़िज़िकल सिम्टम्स बना देते हैं. तो इसको कहा जाता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर. अब जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलेंजरिंग डिसऑर्डर है तो इनमें एक मेन फ़र्क है जो कि DSM-5 बताती है. DSM-5 कहती है कि जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर हैं तो इसमें ये ज़्यादातर कॉमन होती हैं विमेन में और इसमें ये सिर्फ अटेंशन चाहते हैं. अटेंशन के अलावा कोई बैरूनी रिवॉर्ड जो है वो ये नहीं चाहते. लेकिन जो मेलेंजरिंग डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर मेल्स में कॉमन होती हैं और ये मेलेंजरिंग डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादातर वो एक्सटर्नल कोई ख़ास किस्म की रिलीफ या एक्सटर्नली ख़ास किस्म की वो कोई रिवॉर्ड जो है वो चाहते हैं. तो ये मेन फ़र्क है, ये आपने याद रखना है. मे भी आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती हैं. तो यहाँ पे जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है तो इसमें आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा है फिज़िकल आर psychological symptoms that are intentionally produced are fetched in order to assume this sick role. देखिए कि फिज़िकल सिम्टम्स या फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ये इंटेंशनली प्रोड्यूस करते हैं, ख़ुद से इंटेंशनली प्रोड्यूस करते हैं. फेच कहते हैं कि वो रियल नहीं होते हैं, बिल्कुल वो झूठे होते हैं, रियल नहीं होते हैं और इनका मकसद ये होता है कि ये सिक रोल अपने लिए एज्यूम करे. सिक रोल किसे कहते हैं कि एक बंदा जो है जब वो सिक रोल अपनाता है तो उसके जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसके सर से फिर हट जाते हैं, वो उससे छुटकारा उसको हासिल होता है. तो इसको कहते हैं सिक रोल. तो सिक रोल एज्यूम करने के लिए ये इस तरह फेजेंट जो है, फेजन किस्म के एक अनरियल किस्म के साइकोलॉजिकल या फिर फ़िज़िकल सिम्टम्स जो है ख़ुद में इंटेंशनली पैदा कर देते हैं. कॉन्शियस फेब्रिकेशन ऑफ सिम्टम्स टू गेन अटेंशन लेने के लिए कॉन्शियसली अपने क्या करते हैं, अपने आप में फेब्रिकेशन करते हैं सिम्टम्स को. फेब्रिकेशन मीन्स के इंटेंशनल जो क्रिएशन होती है तो उसको फेब्रिकेशन कहते हैं. Diagnosis is based on direct evidence and by excluding other causes of the symptoms. डायग्नोसिस इस तरीके से हम कर सकते हैं कि या तो डायरेक्टली पता चल जाता है देख के ही कि ये कंडीशन जो है ये ख़ुद से पैदा किया जा रहा है. अगर देख के पता नहीं लगा तो जो दूसरे काजेज़ हैं ऐसे सिम्टम्स के उनको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के तो फिर पता चल जाता है. द प्रेजेंस ऑफ fictitious symptoms does not preclude the coexistence of true physical or psychological symptoms. देखें लिखा है कि the presence of fictitious symptoms does not preclude. अब देखें कि ये जो fictitious symptoms की जो प्रेजेंस है तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकती. प्रिक्लूड कहते हैं प्रिवेंट करने को, इसके साथ कोई और ट्रू फिज़िकल या ट्रू साइकोलॉजिकल सिम्टम हो सकती हैं. और हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें फ़िक्टिशियस सिम्टम्स होते हैं तो उसमें कोई दूसरा ट्रू फिज़िकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स उसको नहीं होते. मे भी उसको कोई ट्रू फिज़िकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िक्टिशियस सिम्टम्स भी वो साथ में फिर ख़ुद से स्टार्ट कर लेते हैं अटेंशन गेन करने के लिए, और ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं. मेलेंजरिंग जो है ये एक इंटेंशनली फिजनिंग और ग्रोसली एग्जैजरेटिंग इलनेस और डिसेबिलिटी टू ड्राइव बेनिफिट और सेकेंडरी गेन टू एस्केप वर्क गेन कंपनसेशन और ऑब्टेन ड्रग्स. देखिए कि इसमें ज़्यादातर एक्सटर्नल रिवार्ड की नीड होती हैं
और ये ग्रोसली एग्जाजरेटिंग इलनेस जो है वो शो करते हैं, इंटेंशनली एक अनरियल और ग्रोसली एक एग्जाजरेटेड एक ख़तरनाक किस्म की इलनेस शो करते हैं या फिर डिसेबिलिटी शो करते हैं, ताकि इनको सेकेंडरी गेन हो, कोई रिवर्ट मिले, कोई एक्सटर्नल इनको ये बेनिफिट जो है वो ड्राइव कर सके, काम से इनको छुटकारा हासिल हो, कंपनसेशन इनके साथ हो, या फिर ये ड्रग जो है इनको मिले कोई जो ये चाहते हैं पैसा, या फिर इनको डिसेबिलिटी का वो एक डिसेबिलिटी का एडवांटेज दे के इनको घर बिठाया जाए और ये घर में ही काम करे, या फिर इनके वर्किंग हावर्स जो है वो कम कर दिए जाए, या फिर इनको कोई इंश्योरेंस जो है इनके नेम पे लगा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए जो ख़ुद में एक अनरियल और एग्जैजरेटिंग इलनेस स्टार्ट कर लेते हैं इंटेंशनली, तो ये मेलेंजरिंग कहलाती हैं। ज़्यादातर मिलिट्री के अंदर जो लोग होते हैं तो उनमें ज़्यादातर ये कॉमन होती हैं और मेल्स में कॉमन होती हैं। देखिए फैक्टिशियस डिसऑर्डर वर्सेस मेलेंजरिंग। फैक्टिशियस के अंदर लिखा है, मे एग्री टू अननेसेसरी सर्जरी एंड इंटरवेंशन मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल नीड्स, अटेंशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। यानी इसमें नीड ही अटेंशन के लिए होती है। अगर इनको अटेंशन मिल जाए, अगर इनको थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिल जाए तो ये फिर चुप हो जाते हैं, ये फिर जो है वो उस पर खुश हो जाते हैं, इनको कोई रिवर्ट नहीं चाहिए होती हैं। और अगर इनकी अननेसेसरी सर्जरी या अननेसेसरी इंटरवेंशंस भी इनकी की जाए तो उस पर भी ये एग्री होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अटेंशन मज़ीद मिल जाएगी। लेकिन जो मेलेंजरिंग वाले होते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे बदमाश होते हैं, वो कोई अननेसेसरी सर्जरी या अननेसेसरी इंटरवेंशन करने नहीं देते, उस पर फिर वो एग्री नहीं करते। और उनको जब सेकेंडरी गेन जो है वो मिल जाती हैं, कोई काम अवॉइड हो जाती हैं, डिसेबिलिटी पे वो स्टे कर लेते हैं, तो मज़ीद मोटिवेट हो जाते हैं। और मिलिट्री पॉपुलेशन जो है या लीगल सेटिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उनमें ये ज़्यादातर कॉमन होती हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर मेलेंजरिंग। अब मेलेंजरिंग के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन कौन लोग जो है वो मेलेंजरिंग कर सकते हैं। तो लिखा है ऑन गोइंग लिटिगेशन। ऑन गोइंग लिटिगेशन अगर हो, लिटिगेशन किसे कहते हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जा रहा हो तो उस लीगल एक्शन से डर के वो मेलेंजरिंग कर सकते हैं, ख़ुद को डिसेबल शो कर सकते हैं, ख़ुद को इस तरह कोई ख़ास किस्म की बीमारी ख़ुद में वो शो कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन सब्जेक्टिव डिसेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। इसमें क्या होता है, आपको सही तरीके से दिखाई देती है कि उनके जो सब्जेक्टिव डिसेबिलिटी है, जिसको उन्होंने सब्जेक्टिवली एक डिसेबिलिटी अपने लिए बनाई हुई है, तो उसमें और उनके जो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स है, जो हम खुद उन्हें उनका ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा फ़र्क होता है, डिफरेंसेस उसमें होता है। लेक ऑफ कोऑपरेशन विद इवैल्यूएशन एंड विद ट्रीटमेंट। और दूसरी बात ये कि वो कोऑपरेशन नहीं करते, और अगर अगर उनकी ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होती है, उनके साथ जो उनके हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं वो अगर उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करते हैं, उनकी वैल्यूएशन ठीक से नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करते हैं, तो उस टाइम वो मेलेंजरिंग करके उनको डराते हैं और उनसे जो है वो रिवॉर्ड लेते हैं, एडवांटेज लेते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर किसी की है तो ये उसके लिए रिस्क फैक्टर है कि वो मेलेंजरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी मीन्स कि इसमें इंसान जो है वो किसी और से उसका कोई नहीं मतलब होता, वो किसी और के लिए ना तो वो किसी का ख्याल करता है, ना तो किसी के लिए उसको तरस आती है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे केयर एमडी जो है वो हम कर सकते हैं। केयर एमडी कहते हैं सी फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अगर हम इनकी करें, ए फॉर एसेस, इनकी जो मेडिकल काज है उसको हम रूल आउट करें, उस तक हम एसेस अगर कर लें। आर फॉर रेगुलर विजिट्स। रेगुलर विजिट्स अगर हम करें, शॉर्ट फ्रिक्वेंट विजिट्स पर अगर हम इनकी एग्जामिनेशन पर फोकस करें, तो इनको यकीन हो जाएगा कि हमारे साथ जो है हमें अटेंशन मिल रही है, तो कुछ हद तक जो है ये फिर इनके जो सिम्टम्स की एग्जैजरेशन है वो कम हो जाती है, फिर उससे भी हम समझ जाते हैं कि मसला क्या है। एक्सप्लोर स्ट्रेसर, प्रोमोट हेल्थी कोपिंग, सेट बाउंड्रीज सेट करते हैं। स्ट्रेसर जो है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जो इंटरनल इनके जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस या साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेसेस होते हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हेल्थी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ इनको बताते हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं, और मेडिसिन साइकोलॉजिकल इंटरफेरेंस करते हैं। जो मेडिकल फील्ड है और साइकोलॉजिकल फील्ड है इनकी आपस में कोलाबोरेशन करते हैं और कोलाबोरेटिवली उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और डू नो हार्म को हम जो है वो अवॉइड करते हैं।
मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक सोमेटाइजर्स, जो क्रोनिक सोमेटाइजर्स होते हैं, क्रोनिकली जो उनको जो सोमेटाइजेशन काज करने के लिए जो जो वजह होती हैं, जो काज होते हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो लिखा है, डू नॉट डिस्प्यूट द रियलिटी और सीवेरिटी ऑफ द पेशेंट फिजिकल कंप्लेंट। आपने कभी भी इनकार नहीं करना है, आपने कभी भी डिसएग्रीमेंट शो नहीं करनी है पेशेंट के साथ, क्योंकि उनकी जो रियलिटी होती है और सीवेरिटी होती हैं उनके फिज़िकल कंप्लेंट्स की, तो उसको अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर वो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि सोमेटाइजेशन के अंदर जो मेजर सोमेटोफार्म डिसऑर्डर्स है, फैक्टिशियस और मेलिंजरिंग के अलावा जो जितने भी हैं, तो उसमें तो ये होता है कि इंसान ख़ुद से अपने लिए सिम्टम्स नहीं लाता, उसको वो फील होती हैं, उसके अंदर ऐसे जो डिस्ट्रेसिंग उनकी साइकोलॉजी का कोई डिस्ट्रेसिंग इशू या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस जो होती हैं वो सही तरीके से उस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होती, तो वो फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म में वो एक्सप्रेस होने लगती हैं। तो उसमें उस पेशेंट की क्या गलती है। तो इसीलिए आपने कभी भी डिस्प्यूट नहीं करना है। इसके अलावा इस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट गोल एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर बोथ यू एंड द पेशेंट, यानी अप्रोप्रिएट गोल अपने लिए भी बनाने हैं और पेशेंट के लिए भी, और अप्रोप्रिएट आपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी रखने हैं। लिस्टन टू द पेशेंट्स लाइफ स्टोरीज़, उसके लाइफ स्टोरीज़ को आपने सुनना है ताकि आपको पता चले कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई हुई हो जो कि वो सही तरीके से खुला सही तरीके से ओपनली वो बयान नहीं कर सकता हो, तो इसीलिए उसके साथ जो है रेपो डेवलप करके लाइफ स्टोरीज़ वगैरह को सुनना है। बी अवेयर देयर सोमेटाइजिंग पेशेंट आर ऑफन इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग टू द फिजिशियन, इस चीज़ से भी आपने अवेयर होना है कि जो सोमेटाइजिंग पेशेंट होते हैं तो वो एक चैलेंज होती हैं एक फिजिशियन के सामने, इंटेलेक्चुअलिटी के सामने फिजिशियन की वो चैलेंज होती है। ऐसा नहीं करना है कि अपने से कोई एक बीमारी समझ के उनको मेडिसिन देना और फिर उनका बहुत ज़्यादा ये उनके सेहत के लिए भी और कॉस्ट के हिसाब से भी उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है पेशेंट का। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। सही तरीके से उनको टाइम दे के उनको सही तरीके से उनकी डायग्नोसिस करनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजिएंट सोमेटाइजर्स, अब जो ट्रांजिएंट सोमेटाइजर्स होते हैं यानी जो कम मुद्दत के लिए होते हैं, एक्यूट जो टेम्पररी होते हैं, तो लिखा है जनरली है ए गुड प्रोग्नोसिस, ये खुद से ठीक हो जाते हैं, गुड प्रोग्नोसिस इनकी होती है, ये इतने मसले के नहीं होते। दे आर ऑफन विलिंग टू कंसीडर साइकोलॉजिकल और साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दियर सिम्टम्स। अब ये लोग मानते हैं, इनको अगर हम कहें कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो मानते हैं उस इशू को कि मेरे ये जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स मुझे फील हो रही हैं तो ये साइकी की वजह से है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से है, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से है, उस चीज़ को मानते हैं। तो जब रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर मैनेज करना भी मुश्किल नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके साथ ये जो ऑब्जेक्टिव था सब ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन डिसऑर्डर का, जिसमें हमने सोमेटाइजेशन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर डिटेल से डिस्कस कर लिए, ये अब कंप्लीट हो गया, जो कि आप लोगों के यूनिट 7 का जो ऑब्जेक्टिव मेजर यूनिट नंबर 1 था उसका सब ऑब्जेक्टिव था। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स और सब ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के कवर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यूनिट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन इसमें है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब कोई और यूनिट स्टार्ट करूँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।